सुप्रभात छात्रों, आज हम अपने इस वीडियो में उदारवाद वाला जो टॉपिक है अपना, जिसमें हमने पिछले वीडियो में परंपरागत उदारवाद के बारे में अध्ययन किया था, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आधुनिक उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। परंपरागत उदारवाद को चीज संबंध उदारवाद या फिर शास्त्रीय उदारवाद या हम कहें तो उसको नकारात्मक उदारवाद या उदारवाद के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं आपका आधुनिक उदारवाद, और आधुनिक उदारवाद को किस नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आधुनिक उदारवाद नाम न देकर और क्या नाम दे दिया जाता है, सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद। तो नकारात्मक उदारवाद किसे कहा गया था, परंपरागत उदारवाद को ही कहा गया था। ठीक है, ये उदारवाद की दो प्रमुख विचारधाराएं हैं, एक थी परंपरागत और एक थी आधुनिक। तो परंपरागत उदारवाद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया और आज हम कर रहे हैं आधुनिक उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक उदारवाद है क्या और इसका जो समय है वो कब से माना गया। हमें पिछले वीडियो में पढ़ा कि परंपरागत उदारवाद का जो काल था वो लगभग 16वीं सदी से 18वीं सदी तक माना गया था, जबकि आधुनिक उदारवाद है उसका जो समय है वो माना जाता है 19वीं सदी से लेके वर्तमान तक। तो आधुनिक उदारवाद को किन नामों से जाना जाता है, देखें, इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इसे आधुनिक उदारवाद को क्या कहा जाता है, सकारात्मक उदारवाद भी। परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने पूंजीवाद को पोषित किया था। आपने परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परंपरागत उदारवाद में जो सबसे ज्यादा जिसको बढ़ावा दिया गया वो किसको दिया गया था, पूंजीवाद को। अर्थात राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों के अधिकांश उसमें के अंतर्गत क्या की गई थी, मांग की गई थी। तो इसमें पूंजीवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। क्या था, इसमें कहा गया था कि व्यक्ति पर कम से कम क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, व्यक्ति को अपने हाथ पर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो यह था इसके अंतर्गत परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत, जिसके कारण समाज दो वर्गों में बढ़ गया। कौन कौन से दो वर्ग बने, एक बड़ा पूंजीपति वर्ग और एक था मजदूर वर्ग। ये जो मजदूर वर्ग था, इस मजदूर वर्ग का शोषण किसने किया, इस पूंजीपति वर्ग ने। तो पूंजीपति वर्ग था, उसका जो समय माना जाता था वो परंपरागत उदारवाद के समय माना गया। और इसी पूंजीपति वर्ग ने जब मजदूर वर्ग का शोषण करना प्रारंभ किया तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए कहा था कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है मजदूर वर्ग का, तो उस के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण को दूर करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ही किस वर्ग का उदय हुआ, एक साम्यवाद का उदय हुआ। अर्थात यहाँ पर आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत साम्यवाद को क्या दिया गया, इसमें बढ़ावा दिया गया। तो बढ़ गया परंपरागत उदारवादी सरकार। जो परंपरागत उदारवादी जो सरकार है वो क्या करती थी, गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं थी, यानी कि गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं थी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति प्रतिबद्ध थी, पूंजीपति वर्ग के लोगों के प्रति ही क्या थी, प्रतिबद्ध थी। और इसी कारण किसका जन्म हुआ, मार्क्सवाद और साम्यवाद का जन्म हुआ कि पूंजीपति वर्ग को के द्वारा जो गरीब लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, उस गरीब लोगों को या मजदूर वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए ही किसका उदय हुआ, मार्क्सवाद और साम्यवाद का जन्म हुआ। इन दो विचारधाराओं ने अपने अस्तित्व पर आए संकट के डर को उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। अब इसके अंतर्गत यानी ये जो उदारवाद की जो दो प्रमुख विचारधाराएं थी, परंपरागत और आधुनिक, तो इस परंपरागत विचारधारा को छोड़ते हुए वर्तमान आधुनिक की जो विचारधारा थी उसके अंतर्गत किसका समर्थन किया गया, राज्य का समर्थन किया गया। राज्य भी कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी, जो लोगों के कल्याण के बारे में ही क्या करें, सोचे, लोगों के कल्याण के बारे में ही कार्य करें। तो उसका जो समर्थन किया गया वो किसके अंतर्गत किया गया, आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की बात की गई। और जो निजी संपत्ति, क्योंकि आपको पता है कि
इस समय यानी व्यक्तियों के ऊपर टैक्स लगाने की बात नहीं होगी। और तो यहाँ पर निजी संपत्ति आता है, अधिक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी निजी संपत्ति रख सकता है। इसके अंतर्गत कहा गया है ये परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत। तो आधुनिक उदारवाद में ये कहा गया कि राज्य का उन्होंने समर्थन किया, जबकि राज्य को उस समय क्या माना गया, एक आवश्यक बुराई माना गया, जबकि आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई माना गया है। इसके साथ साथ में यहाँ पर आधुनिक उदारवाद में राज्य का समर्थन किया, और राज्य कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। और इसके साथ साथ में निजी संपत्ति पर क्या लगाया जाना चाहिए, अंकुश लगाया जाना चाहिए। और पूंजीपतियों पर भी क्या लगाया जाना चाहिए, कर लगाया था, टैक्स लगाने की यहाँ पर क्या की गई थी, बात की गई थी। इसी के साथ साथ जे.एस. मिल ने उदारवाद के सकारात्मक स्वरूप की अवधारणा को, जे.एस. मिल ने उदारवाद की कौन सी सकारात्मक उदारवाद की सकारात्मक स्वरूप की जो अवधारणा है उसको इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। जबकि आपने पढ़ा था कि आधुनिक जो परंपरागत उदारवाद है, इस परंपरागत उदारवाद के जो समर्थक थे वो कौन थे, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा था हमने, एडम स्मिथ के बारे में, बेंथम के बारे में। जबकि जो आधुनिक उदारवाद है, इस आधुनिक उदारवाद में जो विचारधारा है, इसके जो समर्थन करता है वो कौन है, जे.एस. जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। ये सकारात्मक स्वरूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया और राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना, जबकि परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता था। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थन थे, जिसमें कौन कौन थे, जे.एस. मिल के अलावा टी.एच. ग्रीन था, लॉस्की है, मैकाइवर है, ठीक है। इसके साथ साथ में हॉबाउस है, आदि ने इसका समर्थन किया है। तो आप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक उदारवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं। तो कई बार ग्रुप में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उनको को सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ तो आपके आधुनिक उदारवाद दे दिया जाएगा, एक तरफ आपके परंपरागत उदारवाद दिया जाएगा, तो उसको आपस में सुमेल करने के लिए पूछा जाएगा। तो वहां पर क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो आधुनिक उदारवाद है उसके जो प्रमुख समर्थक हैं कौन कौन माने गए, टी.एच. मिल है, जे.एस. मिल है, लॉस्की है, मैकाइवर है और हॉबाउस। जबकि उसके पेन है, ठीक है, इसके साथ साथ में बेंथम है, ठीक है, और इसके साथ में एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये जो जॉन लॉक है, तो ये किसके थे, परंपरागत उदारवाद के प्रमुख समर्थक थे। तो यह है हमारा आधुनिक उदारवाद। अब हम देखते हैं आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं पढ़ते हैं पहले कि नाम से पता चल रहा है कि आधुनिक उदारवाद है तो सबसे ज्यादा किस पर बल दे रहा है, और परंपरागत उदारवाद है उसने किसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। तो हमने पढ़ा था कि परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत क्या था, जो निजी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ में निजी लोगों का समर्थन करता है, राज्य को आवश्यक बुराई माना गया, जबकि इसमें राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना जाता है। तो हम देखते हैं आगे कि इसके प्रमुख विशेषता है, जिसमें पहला कि लोक कल्याणकारी राज्य पर उन्होंने क्या किया, बल, यानी आधुनिक उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य पर क्या दिया, बल, कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, समाज के सभी लोगों की क्या करेंगे, सुरक्षा करें। और राज्य का जो उत्पत्ति की गई है, राज्य का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, एक सामाजिक समझौते के आधार पर संपूर्ण समाज के लोगों के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति की गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया, और राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में ही क्या करता है, सोचता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य पर क्या दिया गया, बल दिया गया। इसके साथ साथ में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल, यानी किसी एक व्यक्ति के विकास की बात नहीं करता है, ये संपूर्ण व्यक्ति अर्थात संपूर्ण समाज के वर्गों को, या समाज में रहने वाले जो संपूर्ण जो भी लोग हैं उन सभी लोगों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। तो ये एक व्यक्ति की बात करता है कि ये संपूर्ण लोगों की बात करता है, तो आधुनिक उदारवाद। तो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की, व्यक्ति का हर प्रकार से क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो कब होगा, जब हम किसका समर्थन करेंगे, एक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करेंगे, तभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का मतलब कि व्यक्ति का चारों तरफ से विकास होना चाहिए, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर, सभी प्रकार से लोगों का क्या होना चाहिए,
सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आगे बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता समानता अधिकारों पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। ये सभी को किसका अधिकार मिले, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी को समानता मिले और सभी के अधिकारों की रक्षा की जाए। तो ये किसके द्वारा की जाए, एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा। तो इसका समर्थन यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ में विकास व वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में भी उन्होंने क्या किया, विश्वास दिलाया। ठीक है। इसके साथ साथ में व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी उन्होंने क्या दिया, बल दिया। जैसे एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके साथ साथ में इन्होंने कहा कि व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं, कि जो भी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं, उन व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं भी किनके द्वारा प्राप्त प्रदान की जाएगी, लोगों को राज्य के द्वारा। यानी राज्य, आपको पता है कि राज्य क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं, देखो रोटी कपड़ा मकान हमें उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ में चिकित्सा सुविधाएं हैं, ठीक है, स्वास्थ्य जिसको हम स्वास्थ्य सुविधा बोल सकते हैं। इसके साथ साथ में शिक्षा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख जो जैसे विभिन्न योजनाएं बनाकर और लोगों को हर प्रकार की जो आर्थिक जो सहायताएं होती हैं वो क्या करवाती है, सरकार हमें मुहैया करवाते, राज्य हमें मुहैया करवाता है। तो यहाँ पर ये व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति पर भी उन्होंने क्या दिया, बल दिया। फिर उन्होंने आधुनिक उदारवाद, फिर राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि राज्य के जो भी सामाजिक हित होंगे उनके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो हस्तक्षेप में उन्होंने क्या किया, समर्थन कि राज्य अगर किसी भी व्यक्ति के सामाजिक हितों की अवहेलना करता है तो राज्य क्या करेगा, उसका हस्तक्षेप करेगा। यानी लोगों के सामाजिक हित का अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो राज्य उनके क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ में वर्ग सामंजस्य पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। वर्ग सामंजस्य पर बल, इसके साथ साथ शांतिपूर्ण, सुधारवादी और क्रमिक परिवर्तन पर भी इन्होंने क्या दिया, बल दिया। इसके साथ में अल्पसंख्यक वर्गों दलितों की विशेष हितों का इन्होंने संरक्षण पर बल दिया। अब उदारवाद के अंतर्गत राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है और राज्य क्या क्या करता है। अब राज्य आपको पता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो भी अल्पसंख्यक हैं उन समुदायों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उनके हितों को ध्यान में रखता है। इसके साथ साथ में जो वृद्ध और जो दलित है उनके विशेष हितों में भी क्या करता है, वो ध्यान में रखता है। जैसे वृद्धों को क्या करता है, आपको पता है आपको कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या जो हमारी जो केंद्रीय जो सरकार है या फिर हमारी राज्य सरकार है, वो लोगों को क्या करती है, आर्थिक रूप से उनको पेंशन उपलब्ध करवाती है। ठीक है। और जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो बीपीएल पॉवर्टी वर्ग में आते हैं, उनको जैसे आवासीय योजना उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ में उनको विशेष जैसे खाद्य सुरक्षा उनको उपलब्ध करवाती है। तो ऐसे जो कार्य हैं वो संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, राज्य के द्वारा। तो राज्य क्या करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों दलित वर्ग के हितों की क्या करता है, हमेशा रक्षा करता है। इसके साथ साथ में राज्य को क्या करता है, पूंजीपतियों पर कर लगाने की बात भी करता है कि जो भी पूंजीपति होंगे उनके ऊपर क्या होना चाहिए, कर लगाया जाना चाहिए। जैसे बताया गया है कि 2.5 लाख तक का तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कर नहीं होगा, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक के व्यक्ति के ऊपर जैसे 5% कर लगाया जाएगा। 5 लाख से अबव होगा तो उसके ऊपर जैसे 10% कर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में 20% करें, 30% करें। तो इस प्रकार से कर की जो सीमा है वो क्या की गई, बढ़ाई गई। यानी जो व्यक्ति जैसे जैसे पैसे वाला हो उसके हिसाब से उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, राज्य को टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो कौन करता है, राज्य करता है। तो इसकी जो वकालत है वो भी किसके अंतर्गत की गई, आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत। इसके साथ साथ में लोकतंत्र व समाजवाद को मिलाने पर भी इन्होंने क्या दिया, बल दिया। ये संपूर्ण जो लोकतंत्र है, जो समाज है, उसको क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। अर्थात समाज के द्वारा ही लोकतंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये है हमारे आधुनिक उदारवाद के प्रमुख विशेषताएं। अब इसके जो कुछ आलोचक भी हैं जिन्होंने इस उदारवाद की क्या की है, आलोचनाएं भी की हैं। अब आधुनिक उदारवाद की आलोचना करने वाले जो हैं वो क्या कहते हैं आलोचक, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे उदारवाद का यह स्वरूप मूलभूत पूंजीवादी वर्ग का ही दर्शन करता है। अब यहाँ पर यह बताया गया कि उदारवाद यानी आधुनिक उदारवाद है वो क्या कर रहा है कि पूंजीपति वर्ग के लोगों का ही
हितों की रक्षा कर रहा है, यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को ही क्या करता है, यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, वो उनको रोक नहीं रहा, अर्थात उन पर वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता। इसका कहने का तात्पर्य है। दूसरा यह यथास्थितिवाद पर भी बल देता है कि पहले जो स्थिति थी वही स्थिति आज है। धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के ओर लेकर और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, और सरकार या राज्य है वो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इसका सामाजिक न्याय मात्र क्या है, हौसला है। यानी आधुनिक जो उदारवाद है उसका जो सामाजिक न्याय है उसको क्या बताया गया, मात्र ढकोसला बताया गया, अर्थात एक प्रश्न कल्पना बोध है ये, ठीक है। इसके बाद इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है वो गरीबों को क्या करता है, वर्ग लाता है, यानी लोगों को भड़काने का कार्य करता है। और आधुनिक उदारवाद इसके साथ साथ में पूंजी व्यवस्था को समाप्त करने के में समर्थ है। यानी वो ये कहता है कि पूंजी व्यवस्था को समाप्त करने में भी ये क्या है, असमर्थ है। कौन, आधुनिक उदारवाद। तो हमने क्या पढ़ा, आधुनिक उदारवाद के प्रमुख आलोचनाएं देखी हैं। आधुनिक उदारवाद क्या है, आधुनिक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं वो हमने देखी, ठीक है। आधुनिक उदारवाद की जो भी आलोचनाएं वो हमने देखी है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद के बीच में अंतर पढ़ेंगे, दोनों के बीच में कंपैरेटिव अंतर क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद में क्या अंतर है, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं और इनको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं परंपरागत और आधुनिक उदारवाद में अंतर क्या अंतर है, वो देखें। तो पहला है, जैसे इसके जो प्रमुख जो विषय हैं, विषय के उदय के जो विषय हैं वो क्या है, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे उदय का कारण, कि जो परंपरागत उदारवाद है उसका उदय किस कब हुआ, उसका क्या प्रमुख कारण रहा, आधुनिक उदारवाद है उसका कारण क्या रहा। तो उदय का कारण है जिसके अंतर्गत हम देखिए सामंतवाद, पोपवाद व निरंकुश राजतंत्र के बाद, यानी सामंतवाद और पोपवाद की समाप्ति के बाद किसका उदय होता है, परंपरागत उदारवाद का जन्म होता है। और इनके परंपरागत उदारवाद के बाद में जो व्यवस्था आती है वो कौन सा आता है, आधुनिक उदारवाद। और आधुनिक उदारवाद क्या करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं करता, और पूंजीवादी व्यवस्था जब समाप्त होती है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन किया जाता है वो आंदोलन किनके द्वारा किया जाता है, मार्क्सवाद के द्वारा। और मार्क्सवाद ने किसका समर्थन किया, साम्यवाद का समर्थन किया। तो आधुनिक उदारवाद में पूंजीवादी व्यवस्था और मार्क्सवाद का उदय होता है। फिर हम बात करते हैं विकास का समय, कि परंपरागत उदारवाद का जो विकास का जो समय है वो क्या है, इसका विकास का समय माना गया 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, जबकि आधुनिक उदारवाद है उसका समय कब से कब तक माना गया, 19वीं सदी से लेकर वर्तमान तक इसका समय माना गया है। फिर राज्य के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहा, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था परंपरागत उदारवाद है वो राज्य को क्या मानता है, एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि आधुनिक उदारवाद है वो राज्य को क्या मानता है, एक सकारात्मक अच्छाई का आधार, उसको एक आवश्यक अच्छाई मानता है, ठीक है। फिर इसका राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, यानी ये हस्तक्षेपवादी है, यानी ये राज्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि राज्य यहाँ पर क्या कर सकता है, आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में क्या कर सकता है, यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। अतः यहाँ पर तो ये कहा गया है कि राज्य कम से कम शासन करे, क्या कहा गया है यहाँ पर, कि राज्य कम से कम शासन करे, ठीक है, कम से कम शासन करे, अतः राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, यहाँ पर यह था। जबकि यहाँ पर आधुनिक उदारवाद में राज्य क्या कर सकता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, और उसके साथ साथ में वो राज्य के व्यक्तियों के कार्य में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उनमें राज्य क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। फिर बताया गया स्वतंत्रता का स्वरूप, कि स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा है, तो स्वतंत्रता का स्वरूप यहाँ पर कैसा था, ऐसी स्वतंत्रता थी, अर्थात किसी के पास में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, व्यक्ति क्या है स्वतंत्र, किसी भी प्रकार से वो आ जा सकते हैं, किसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात व्यक्ति स्वतंत्रता का अत्यधिक मात्रा में उल्लंघन करता है तो कानून के द्वारा उन्हें क्या किया जा सकता है, यहाँ पर पनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता क्या है, सीमित बताई गई। इसके साथ साथ अधिकारों का स्वरूप क्या है,
यहाँ पर प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया था। और हमने पढ़ा था, जो लोग हमने 11th क्लास में भी पढ़ लिया, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और जो लोगों को 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार बताए थे, वो 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं बताइए? वो है LLP, समझ गए? LLP का मतलब है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन का स्वतंत्रता और संपत्ति के। ये 3 प्रकार के प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं और इन प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों का ये क्या करता है? समर्थन करता है। जबकि ये प्राकृतिक अधिकार को समर्थन नहीं करता, ये किसका समर्थन करता है? संवैधानिक अधिकारों का समर्थन करता है। जो संविधान के द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका क्या करता है? ये समर्थन करता है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक आधार की। इनका आर्थिक आधार क्या है? ये मुक्त अर्थव्यवस्था का क्या करता है? ये मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। जबकि ये नियंत्रित और विस्तृत अर्थव्यवस्था का क्या करता है? ये समर्थन करता है। ठीक है। इसके साथ साथ में संपत्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है? ये जो परंपरागत उदारवाद है वो असीमित संपत्ति अर्जित करने का समर्थन करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद वो संपत्ति को सीमित करने का क्या है? समर्थन करता है। तो इसके साथ साथ में हमने परंपरागत और आधुनिक उदारवाद के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी, उनकी जो प्रमुख जो आलोचक हैं उनकी क्या क्या आलोचना करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इनके साथ साथ में दोनों का हमने कंपैरेटिव जो अंतर है इनका वो हमने यहाँ पर तुलनात्मक अंतर है वो हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप आधुनिक और परंपरागत उदारवाद में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं उदारवाद और जॉन लॉक का दर्शन। ठीक है। जॉन लॉक अर्थात इसको क्या माना गया? उदारवाद का जनक माना गया है। तो इसका दर्शन क्या है जॉन लॉक का उदारवाद के संदर्भ में, उसके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं जॉन लॉक का जो जन्म है वो कब हुआ? 1632 ईस्वी में। और कब कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है। तो ये इंग्लैंड के हैं। लॉक के समय इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में संसद और राज्य के बीच में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। किसके मध्य? सत्ता के लिए गृह युद्ध चल गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका दर्शन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। और इसी के दर्शन पर, इसे जॉन लॉक के दर्शन पर इसका उदारवाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक के दर्शन को निम्न बातों से स्पष्ट किया जा सकता है, और वो कौन कौन से हैं? जो से ही विचारों को क्या करती है? प्रभावित करती है। जो है पहला है, मनुष्य स्वभाव से ही अच्छा और एक विवेकशील प्राणी है। यानी उदारवाद और दोनों के मध्य हम जो भी हैं इनके जो प्रभाव उनको हम देख रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि मनुष्य स्वभाव से क्या है? अच्छा है और विवेकशील है। क्योंकि हमने सामाजिक समझौता भी पढ़ा, जिसमें हमने लोक के सामाजिक समझौता भी पढ़ा। लोक ने सामाजिक समझौते के आधार पर कहा कि लोगों के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं और ये लोगों को प्राकृतिक अधिकार लोगों को प्रकृति के द्वारा उनको प्रदान किए गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और वो अपने अधिकार क्या करता है? एक दूसरे को सौंपता है और विवेकशील, उसके पास क्या है? बुद्धि है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हुई है। अर्थात यहाँ पर राज्य अच्छा होने की वजह, यानी व्यक्ति अच्छा होने की वजह से, मनुष्य अच्छा होने की वजह से तो अब उन्होंने क्या किया? आपस में एक समझौता किया। और वो समझौता किनके बीच हुआ? लोगों के बीच। अर्थात हमने जैसे ABCD, अर्थात A ने अपने अधिकार B को दिए, B ने अपने अधिकार C को दिया, सभी लोगों ने अपने अधिकार एक दूसरे को सौंपे और उनके द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति, वो राज्य कैसा बना? एक कॉमनवेल्थ राज्य बना। कौन सा राज्य बना? एक कॉमनवेल्थ राज्य। तो कॉमनवेल्थ राज्य की बात करता है ये। ठीक है। जिसका आधार था व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। यानी सामाजिक जो समझौता हुआ, तो सामाजिक समझौता का जो मुख्य आधार रहा वो क्या रहा? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। फिर इसके बाद में समझौता जनता की सहमति पर आधारित होता है। यानी ये किस पर आधारित होता है? जनता की सहमति पर आधारित होता है, जो हमने 11th क्लास में इनके बारे में अच्छा स्पष्ट रूप से पढ़ा था। सीमित सरकार का समर्थन किया इन्होंने कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। जबकि बॉस और क्या नाम था उसका, उसके द्वारा जो समर्थन किया गया था, लेवाइथन उसकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने एक सीमित सरकार के बारे में नहीं करता है, वो एक लंबी सरकार के बारे में, जिसका राजतंत्रात्मक है, जिसको हम निरंकुश तंत्र के बारे में कह सकते हैं। अर्थात उन्होंने निरंकुश ये सरकार के बारे में, तानाशाही सरकार के बारे में बताया। जबकि ये सीमित सरकार का समर्थन करता है कि जितनी सरकार का जो कार्यकाल है जितना सटीक होगा, जितना छोटा होगा, उतनी ही सरकार क्या है? अच्छी है। और आज की अगर हम सरकार की बात करें तो आज की सरकार का स्वरूप भी कैसा है? सीमित ही है।
व्यक्तिवाद का ये क्या करता है, समर्थन करता है। ये केवल और केवल व्यक्तिवाद को ही, व्यक्तियों को ही क्या करता है, बढ़ावा देता है। जबकि आधुनिक उदारवाद को क्या करता है, संपूर्ण समाज के या लोगों के, संपूर्ण लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करता है। फिर प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, जो हमने भी बात की थी। तीन प्रमुख अधिकार थे। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य को यह आवश्यक बुराई मानता है कि राज्य क्या करता है कि लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, अर्थात राज्य कम से कम शासन करे। तो ये राज्य को क्या मानता है, एक आवश्यक बुराई मानता है। जबकि आधुनिक उदारवाद वो राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानता है। कानूनों को आधार में क्या होना चाहिए, विवेक। जो भी कानून बने वो सारे कानून किसके आधार पर बने, अपने विवेक के आधार पर होने चाहिए। जबकि आज कानूनों का जो आधार वो कैसा है, संवैधानिक। कानून का आधार कैसा है आज, संवैधानिक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का ये समर्थन करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और जनता का विद्रोह करने का इसमें क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो ये है आपके उदारवाद और जॉन लॉक के प्रमुख दर्शन। इसके साथ में आज आपका ये जो लेसन है उदारवाद, उसका आपके 3 पार्टों के अंतर्गत आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।